डॉक्टर सीतांशु कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि वे आएं और अपनी बात रखें, लेकिन वे आएं इसके पहले उनके बारे में एक संक्षिप्त परिचय अपने प्रतिभागियों के लिए कि डॉक्टर सीतांशु कुमार जी की उच्च शिक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज, कलकत्ता विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हुई है। और एक बड़ी बात यह भी है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अध्ययन करते समय ये नामवर सिंह के छात्र रहे हैं, जो नामवर सिंह हिंदी जगत में एक बहुत बड़ी हस्ती रहे हैं और अभी कुछ समय ही हुआ उनके गुजरे। विभिन्न महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके बहुत सारे आलेख प्रकाशित हैं और पिछले वर्ष इनकी बहुत ही एक चर्चित पुस्तक आई, जिसका न केवल भारतवर्ष में बल्कि विदेशों में भी बहुत ही नाम हुआ। राजकमल प्रकाशन से वह पुस्तक आई थी, कंपनी राज और हिंदी। हमें बहुत खुशी है कि आज डॉक्टर सीतांशु कुमार जी हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। सीतांशु जी, आपसे अनुरोध है, कृपया अपनी बात रखें। और बहुत सारे विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे एक और अनुरोध करना चाहूंगा, खासतौर से विद्यार्थियों के लिए, कि आप जो महत्वपूर्ण बातें आपको लगे आप नोट भी करते जाइए और ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, इसलिए विद्यार्थी विशेष रूप से नोट करने को भी महत्व दें। और मैं डॉक्टर सीतांशु कुमार जी से अनुरोध करता हूं, कृपया अपनी बात रखें। डॉक्टर सीतांशु जी। नमस्कार, मैं मान के चल रहा हूँ आवाज आ रही है। अगर कोई दिक्कत हो तो सूचित करेंगे। शिवपुर दीनबंधु इंस्टीट्यूशन कॉलेज के प्राचार्य आदरणीय मणिदीप जी, आज के अतिथि वक्तागण आदरणीय श्वेता दीप्ति जी, आदरणीय राजश्री शुक्ला मैडम, आज के कार्यक्रम के संयोजक अग्रज सत्यप्रकाश तिवारी जी, कॉलेज के व्यवस्था से जुड़े हुए आदरणीय कार्तिक जी और पृथ्वी जी। आज का जो विषय रखा गया है वह है आज का समय और प्रेमचंद, जिसपे इस वक्त ही लगभग न जाने सैकड़ों जगहों पे बातचीत चल रही होगी और ज़्यादातर जगहों पे जो बहस हो रही होगी वो इस पर ही कि आज का जो समय है उसकी छवि हमें प्रेमचंद के साहित्य में अभी भी कितनी दिखाई देती है, या प्रेमचंद की आज भी प्रासंगिकता कितनी ज़्यादा है। मैं इससे इतर थोड़ा इस चीज़ पर बात रखना चाहता हूँ कि आज के समय में जो साहित्यकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो एक खास किस्म की परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। तो हम साहित्यकारों को, बुद्धिजीवियों को, रचनाकारों को आज के समय में प्रेमचंद से क्या सीखना चाहिए, प्रेमचंद अभी भी हमें कौन से संदेश दे रहे हैं, इस चीज़ पे मैं अपनी बात ज़्यादा केंद्रित करना चाहूँगा और प्रकारांतर से वो बातें भी आएंगी जिसकी मैंने चर्चा की। देखिए, सोशल मीडिया से जुड़े हुए बुद्धिजीवी रचनाकार ये लोग जानते हैं कि बाजारवाद ने एक किस्म की हड़बड़ी, बेचैनी हमारे रचनाकारों में पैदा की है। अगर आप सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यम देखेंगे, वो चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो या यूट्यूब हो, आप इनको देखेंगे तो तुरंत ही ये पता चल जाता है, ज़्यादा समय नहीं बिताना पड़ता है, कि एक किस्म की हड़बड़ी और यह भावना कि तुरंत स्थापित हो जाएं, तुरंत स्थापित होने की चाह, एक भ्रामक मैं इसे कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ने आजकल के लेखकों, बुद्धिजीवियों, रचनाकारों को दिया है। और यह इस हद तक बढ़ता जा रहा है कि ये एक खराब किस्म की प्रतियोगिता का रूप लेता जा रहा है। ऐसी प्रतियोगिता कि जो सही लीक पर चलने वाले लेखक, बुद्धिजीवी थे, कई बार वे भी इससे प्रभावित हो जा रहे हैं और उनकी जो चेतना की दिशा थी, वह चेतना अपने सही दिशा से विस्थापित हो रही है, विचलित हो रही है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि एक ऐसी परिस्थिति पैदा हुई है जिसमें साहित्य के उद्देश्य के बारे में, उसके साध्य के बारे में, साधन के बारे में, जो हमारी मान्यताएं हमने पिछले कुछ वर्षों में तैयार की थी,
उन मान्यताओं में एक किस्म का बदलाव दिखाई दे रहा है जो सार्थक दिशा की ओर नहीं। यह चीज यहाँ तक बढ़ती जा रही है कि हमारे जो अतीत के श्रेष्ठ तत्व हैं, महान लेखक हैं, उन लेखकों के बारे में भी आधुनिक होने के नाम पे, अपने आप को आधुनिक दिखाने के नाम पे, बाजारवादी मानसिकता से ग्रस्त लोग ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं जो बहुत स्वीकार्य नहीं है। इस उत्तेजना, बेचैनी, हड़बड़ी ने हमारे परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों के बारे में, साहित्यिक अवदान के बारे में, समय से उनके संवाद के बारे में, देश काल परिस्थितियों के बारे में हमारी समझ को सीमित करने का काम। ऐतिहासिक चेतना तो सीमित हुई ही है, प्रगतिशील मूल्यों की जो धार हमने कुछ समय में तैयार की थी, वो धार भी काफी कमजोर दिखाई पड़ रही। और बाजारग्रस्त जो मिलेनियल पीढ़ी आप जिसे कहते हैं, जो नई पीढ़ी है, उसमें बहुत सारे लोगों में, कभी भी इसे सब पे अप्लाई ना करें, सब पे लागू ना करें, बहुत सारे लोग में ये भावना दिखाई दे रही है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी लिखा जा सकता है। उत्तर आधुनिकता की जो तर्क है कि अप्रस्तुति योग्य कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ लिखा बोला दिखाया जा सकता है। इस मानसिकता का विकास हो रहा है। मैं फिर से कहूँ, यह चीज सबके साथ नहीं है। ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो संजीदगी के साथ, चेतनशील ढंग से हमारे समय और समाज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसे अभिव्यक्त कर रहे हैं। लेकिन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे लोगों की भी संख्या इन परिस्थितियों में लगातार बढ़ती जा रही। कई बार यह नासमझी के कारण है कि चीज़ों की गहराई तक पहुंचा नहीं गया, लेकिन कई बार यह जिसकी मैं बात कर रहा था कि बाजारवाद के प्रभाव में तुरंत स्थापित होने की आकांक्षा में किया जा रहा है। आज के समय के लेखकों में यह जो चीज़ें हो रही हैं, ये जो नई परिस्थिति है उसका सामना कर रहे हैं, इसके संदर्भ में भी हम प्रेमचंद से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। प्रेमचंद ने जिस तरीके से अपना जीवन जिया, जिस तरीके से अपना लेखन किया, और उन लेखन के क्रम में उन्होंने साहित्य को जो चीज़ें दी, उससे हम आज के समय में, आज के बुद्धिजीवी लेखक भी उससे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा केंद्रित होना चाहता हूँ। मैं थोड़ा और स्पेसिफिक होता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले फेसबुक पर एक उपन्यासकार ने एक टिप्पणी लिखी थी, और टिप्पणी लिखते वक्त वो बेसिकली टिप्पणी मूलभूत रूप से इस चीज़ पे थी कि उन्होंने जो उपन्यास लिखा है उसकी विशेषताएं क्या हैं, इस पर वो बात करना चाहते। लेकिन इस पर बात करने के क्रम में अपनी उपन्यास की विशेषताओं को बताने से इतर उनका ज़्यादातर समय इसमें चला गया कि प्रेमचंद के गोदान की कमियां वो गिनाते ही रह गए। अगर वो थोड़ा इस पर सोच लेते कि आखिर ऐसा क्या है गोदान में कि आज 80 साल बाद भी अगर उन्हें अपने उपन्यास की तुलना गोदान से ही करनी पड़ रही है, जबकि इस बीच में हजारों और उपन्यास लिखे जा चुके हैं, तो उन्हें अनावश्यक गोदान पे ऐसी टिप्पणी करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरीके से एक आलोचक महोदय ने कुछ साल पहले प्रेमचंद को सामंत का मुंशी कह दिया, जो आश्चर्यजनक है मेरे लिए कि एक लेखक जिसने अपनी जिंदगी जो है सामंतवाद और पूंजीवाद के गठजोड़ के खिलाफ अपनी लड़ाई करने में बिता दी, उसे आप एक ऐसा शीर्षक दे के आप उत्तेजना ही पैदा कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर। एक सोशल मीडिया ग्रस्त लेखक ने प्रेमचंद के साहित्य को ओवररेटेड कर दिया, जबकि दुखद यह है कि आज भी हिंदी भाषी समाज को और हिंदी जाति को प्रेमचंद को जितना महत्व और प्रेम दिया जाना चाहिए, अभी तक वो देने में हम सफल नहीं हुए। हंस हंस के संपादक महोदय ने हालिया एक टिप्पणी करते हुए यह कह दिया कि प्रेमचंद के लिखे का अधिकांश कूड़ा है, जबकि हंस के ही पिछले अंक अगर वो देख लेते तो उन्हें पता चल जाता कि पुराने लोगों ने प्रेमचंद को कैसे याद किया। तो कहने का मतलब, इसी तरीके से रामविलास शर्मा पे अभी एक टिप्पणी आई, तो कहने का मतलब है कि एक ऐसा परिवेश, एक ऐसा माहौल तैयार हो गया है जिसमें हम अपने परंपरा के जो श्रेष्ठ तत्व हैं, जो अतीत के महत्वपूर्ण पहलू हैं, उनके बारे में भी बहुत सरलीकृत तरीके से जल्दबाजी में ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं जो स्वीकार्य
नहीं होनी चाहिए। आज की दिक्कत असल में यह हो गई है कि आप कुछ भी बोलते जाइए, आपके खिलाफ कुछ नहीं होता, लेकिन आप थोड़ी सी सेंसिबल बात कर दीजिए तो आपके खिलाफ बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो अगर प्रेमचंद आज के समय में होते तो इन परिस्थितियों के बारे में, इस स्थितियों के बारे में जिस तरह से विचार कर रहे होते, उनका उसी समय उनका इस तरीके से कालजयी होना या दीर्घजीवी होना, इसका कारण यही है कि वो उन परिस्थितियों को निकाल कर हमारे सामने लेकर आते। तो आज भी निश्चित रूप से वो ये काम कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि ये चीजें पहले नहीं हो रही थी, पहले भी हो रही थी। इधर 25-30 सालों में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी हैं, क्योंकि संवाद करना या इस तरह से बातें करना ज़्यादा आसान और सहज हो गया। रामविलास जी के समय में भी ये टिप्पणियाँ जारी थीं। अगर आप प्रेमचंद और उनका युग किताब पढ़ेंगे, तो उसकी भूमिका में रामविलास जी ने दोनों ही पहलुओं का, कि प्रेमचंद के बारे में कैसे सार्थक टिप्पणियाँ की जाती थीं और कैसे निरर्थक टिप्पणियाँ की जाती थीं, उसकी चर्चा की। पहले सार्थक के रूप में बात करते उन्होंने चंद्रहासन जी की एक टिप्पणी का ज़िक्र किया है और बताया है कि चंद्रहासन जी लिखते हैं कि प्रेमचंद के देहावसान के बाद उत्तर भारत की हिंदी भाषी जनता उतनी दुखी नहीं हुई होगी जितना दक्षिण के हिंदी। आप सोचिए कितना महत्वपूर्ण वाक्य। इससे प्रेमचंद की महत्ता का पता चलता है और प्रेमचंद की पहुंच का पता। लेकिन इसके साथ ही ये भी पता चलता है कि जातिवाद, सांप्रदायिकता में डूबा हुआ उत्तर भारतीय समाज अभी भी प्रेमचंद को उनकी वह जगह नहीं दिला सका है जिसकी की वो हकदार हैं। और इसकी तुलना आप बांग्ला समाज से कर सकते हैं, जहाँ रविन्द्रनाथ को इतने प्रेम से और इतने निष्ठा के साथ बांग्ला भाषी समाज याद करते। तो ये एक पक्ष है, लेकिन इसके बाद ही रामविलास जी उन टिप्पणियों की जिक्र करते हैं जो उस समय भी चलताऊ ढंग से की जाती थी, बस उसकी मात्रा धीमे धीमे बढ़ती चली जा रही है। किसी ने यह कह दिया कि प्रेमचंद का जो शिल्प है वो थर्ड रेट का है, किसी ने यह कह दिया कि प्रेमचंद के पास भावों की गहराई नहीं, किसी ने यह कह दिया कि मनोविज्ञान की समझ नहीं है, किसी ने यह कह दिया कि प्रेमचंद से 500 कदम के ढेर सारे आगे, 500 कदम आगे ढेर सारे रचनाकार ऐसे हैं जो उनसे अच्छे हैं। अब वो 500 कदम आगे चलने वाले ढेर सारे रचनाकार कहाँ हैं, अब ढूंढने से भी नहीं मिलते। तो यह टिप्पणियां नई नहीं है, और इन टिप्पणियों का फिर जवाब देते हुए रामविलास जी यह कहते हैं कि टिटिहरी जो है वह जब समुद्र की ओर देखती है तो वह कभी भी समुद्र की गहराई नाप नहीं सकती। टिटिहरी के लिए समुद्र क्या है? टिटिहरी के लिए समुद्र है नीला नीला जल अथवा समतल, वरन समतल। उस समुद्र के अंदर कितना जीवन है, उसमें कितने हीरे जवाहरात छिपे हुए हैं, इन चीजों को वही समझ सकता है जो अपनी परंपरा और अपने अतीत के तरफ हड़बड़ी में नहीं जाएगा। बेचैनी के साथ, बेचैनी का मतलब, बेचैन होना अच्छी चीज है, मैं बेचैनी से यहाँ यह कहना चाह रहा हूँ कि स्थापित होने की बेचैनी के साथ नहीं जाएगा, उत्तेजना के साथ नहीं जाएगा। वही समझ पाएगा कि रामविलास जी या प्रेमचंद या तुलसीदास, इनमें ढेर सारे ऐसे गहरे गहराई में जाने पर ऐसा जीवन छिपा हुआ है जिन्हें आज भी तलाशते रहने की, देखते रहने की जरूरत है। आज के समय को समझने के लिए भी हमें लगातार उनकी तरफ जाते रहने की जरूरत। तो इन टिप्पणियों के बीच प्रेमचंद का अपना राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व बढ़ता रहा, और वह तब तक बढ़ता रहेगा जब तक मनुष्य उन कठिनाइयों का सामना करता रहेगा जिन कठिनाइयों का प्रेमचंद अपने उपन्यासों में, अपनी कहानियों में जिसकी चर्चा करते हैं, जिसका जिक्र करते हैं। प्रेमचंद का साहित्य जीवन की आलोचना है, और वैसी आलोचना युगों में विरला कोई व्यक्ति कर पाता है। मैं ऐसे ही प्रेमचंद के और कुछ पहलुओं की चर्चा करूंगा जिससे समकालीन उपन्यासों, समकालीन रचनाकारों और बुद्धिजीवियों को देखना। प्रेमचंद की एक बड़ी भूमिका यह थी कि उन्होंने उपन्यास विधा के दिशा को ही बदल दिया, उसके स्वरूप को बदल दिया, उसके रूप को बदल दिया, उसके शिल्प को बदल दिया। उन्होंने साहित्य के स्वरूप को बदलने में हिंदुस्तान में योगदान दिया।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रेमचंद ने अकेले यह कर दिया, ढेर सारे और रचनाकार थे अलग अलग भाषाओं में जो हिंदुस्तान में यह काम कर रहे थे। और निश्चित रूप से प्रेमचंद के अलावा उनके समय की जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका। एक विधा के स्वरूप को ही बदल देना, उसके चरित्र को बदल देना, कितने रचनाकारों और कितने बुद्धिजीवियों में यह सामर्थ्य है कि वह यह काम कर सकते हैं। आज का साहित्यकार भी उसी समय की तरह एक ऐतिहासिक मोड़ पे खड़ा है, वैसा ही मोड़ है, उतनी ही चीजें बदली हैं। पिछले 25-30 सालों में बहुत बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है, लेकिन क्या किसी विधा के स्वरूप को, उसके चरित्र को बदलने में, परिवर्तित करने में उस हद तक कोई रचनाकार सफल हो सका है जैसा कि प्रेमचंद हुए थे? अगर आप इस पे गौर करेंगे तो आपको प्रेमचंद की महत्ता का पता चलेगा। और पृष्ठभूमि को देखिए कि किस पृष्ठभूमि में उन्होंने यह काम किया। आधुनिक काल के पहले का जो दौर था, जो रीतिकालीन दौर था, रीतिकालीन दौर बहस केंद्रित थी, वो स्त्री सौंदर्य था, आचार्यत्व था, इन चीजों पे बहस केंद्रित रहती थी। हमारे साहित्य, हमारे जीवन का जो अधिकांश है, जो किसान मजदूर हैं या हाशिए के जो समाज है, उनका स्वर तो सुनाई नहीं नहीं पड़ता था। इसी तरीके से अगर आप उर्दू कविता के मूल में जाएंगे तो उर्दू कविता इस दौर में हुस्न और इश्क की तरफ ज्यादा झुकी हुई दिखाई दे रही थी। जो हाशिए का समाज है उसका स्वर वहां पे भी प्रथम पंक्ति के जो लेखक हैं उनके यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। इसी तरीके से जब आप भारतेंदु युग में आते हैं तो महान साहित्य दिखाई देता है, लेकिन राजभक्ति की भावना अभी भी खत्म नहीं हुई। या खड़ी बोली कविता के बारे में जिस तरीके से ब्रजभाषा कवियों की ओर से जैसी टिप्पणियां की जा रही थी, ये वो पृष्ठभूमि था जिसमें प्रेमचंद अपनी रचना धर्मिता लेकर आते हैं। और आते ही करते क्या है, आते हैं और सोजे वतन प्रकाशित होती है 1905 में, और सोजे वतन प्रकाशित होने के कुछ ही समय बाद उस पे राजद्रोह लगता है और उसकी सारी प्रतियां जला दी जाती हैं। ये ऐतिहासिक भूमिका है प्रेम। अपने समय को प्रेमचंद ने ऐसे समझा। हमारे रचनाकारों को, आज के समय के रचनाकारों को, बुद्धिजीवियों को यह देखना होगा कि इस गहराई से चीजों को पकड़ने की जरूरत है। उपन्यास विधा हिंदुस्तान में आई थी मध्यवर्ग की विधा, मध्यवर्गीय विधा, मध्यवर्गीय संवेदनाएं, उसमें उसमें आशाएं, आकांक्षाएं अभिव्यक्त होती। हिंदुस्तान में वो विधा आई और हिंदुस्तान की परिस्थितियों के अनुसार उसका चरित्र बदला। प्रारंभ में सुधारवादी उपन्यास लिखे गए, लेकिन कुछ ही समय बाद तिलिस्मी अय्यारी और जासूसी किस्म के उपन्यास लिखे गए जिन पे बाजार का ज्यादा प्रभाव था। तो ये जो तिलिस्मी अय्यारी जासूसी किस्म के उपन्यास लिखे गए, इस उपन्यास की धारा को बदल देना यह कोई मामूली काम नहीं था। उसके लिए एक अलग चेतना की जरूरत। प्रेमचंद ने लिखा है इन पर विचार करते हुए कि हमने जिस युग को अभी पार किया उसका जीवन से कोई मतलब न था। साहित्य साहित्य समझा जाता था और जीवन जीवन, दोनों के बीच में कोई संपर्क नहीं समझा जाता। और प्रेम का काम था वासना को तृप्त करना और सौंदर्य का आंखों को। इस परिवेश, यह टिप्पणी प्रेमचंद की है, तो इस परिवेश में प्रेमचंद उपन्यास विधा के स्वरूप को जिस तरह से बदल देते हैं वह काबिले गौर है। ऐसा नहीं है कि तिलिस्मी अय्यारी जासूसी उपन्यासों के महत्व को वो रेखांकित नहीं करते, वो ये बताते हैं कि अगर वो भी न्याय के लिए लड़ने की बात करें, वो मूल्यों को जगाएं, तो वो भी महत्वपूर्ण। लेकिन अगर मनोरंजन या बाजार हमारे दिमाग पर हावी हो रहा है तो महान रचनाकार उन मूल्यों से समझौता नहीं करता है। आज जिस तरीके से सोशल मीडिया या बाजार के दबाव में बड़े बड़े लोग अपने मूल्यों से समझौता कर ले रहे हैं, हड़बड़ी में आ रहे हैं, उत्तेजना में आ रहे हैं, उससे अलग प्रेमचंद ने कभी मूल्यों से समझौता नहीं किया। 1921 में उन्होंने गांधी जी के कहने पर अपनी सरकारी नौकरी से परित्याग दे दिया। ये कोई आसान चीज है? यह प्रेमचंद सिनेमा निर्माण के लिए भी गए, मजदूर नाम की फिल्म उन्होंने उसकी कहानी लिखी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि फिल्म इंडस्ट्री उनसे उन मूल्यों पर काम करने के लिए तैयार नहीं है जिसकी कि वो पैरोकारिता करते हैं, वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर चले आए फिर से अपने उपन्यास की दुनिया में, और गोदान और कफन जैसी महान रचनाओं को उन्होंने जन्म दिया।
तो आजकल के लेखक प्रेमचंद से आज के समय में यह सीख सकते हैं कि हड़बड़ी, उत्तेजना या बेचैनी किसी रचनाकार को महान नहीं बनाती। दिन भर आत्म प्रचार के साधनों से कोई रचनाकार महान नहीं बनता। रचनाकार महान बनता है जब वो ऐसे मूल्यों को लेकर चले जो मूल्य हर देश काल परिस्थिति में, जब तक मनुष्यता के ऊपर संकट रहेगा, वो मूल्य महत्वपूर्ण बने रहें। तो हिंदुस्तान में प्रेमचंद ने एक विधा के वर्गीय चरित्र को बदल दिया। उपन्यास विधा का वर्गीय चरित्र बदल गया। हमारे उपन्यासों में नए विषय वस्तु आ गए, नए चरित्र आ गए। हमारे उपन्यासों में नायक नए हो गए, और ये सारे नायक उस वर्ग से बिलोंग नहीं करते थे जिस वर्ग से उपन्यास चलता हुआ हिंदुस्तान पहुंचा था। हाशिए के समाज पे रचनाएं लिखी जाने लगी, स्त्रियों की पीड़ा को अभिव्यक्ति मिलने लगी, जातिवाद की समस्या के ऊपर लोगों का ध्यान गया, सांप्रदायिकता की समस्या के ऊपर लोगों का उपन्यासों में ध्यान गया। तो इस तरीके से प्रेमचंद ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उस भूमिका को समझने की जरूरत है। आज के रचनाकार अगर वह सामर्थ्य हासिल न भी कर पाए कि हम किसी विधा के वर्गीय चरित्र को बदल दें या हमें वो मौका ना मिले, तब भी इतना तो करने से भी बहुत हम साहित्यिक जगत को योगदान दे सकते हैं कि अपने वर्गीय चरित्र को, अपनी सीमाओं को या अपने वर्ग की सीमाओं को भी अगर हम उभारें तो वह कम महत्वपूर्ण काम नहीं होगा। यह प्रेमचंद की भूमिका थी जो आज के समय में भी हमें देखनी चाहिए। प्रेमचंद का जो लेखन था वो औपनिवेशिक दौर का लेखन था, स्वाधीनता आंदोलन के दौर का लेखन था। और इस दौर के लेखन में जो उनका पीरियड था 1905 से 1936 के बारे, उसके बारे में नामवर जी ने लिखा है अपनी पुस्तक में कि अगर स्वाधीनता आंदोलन के दौर के भारतीय जनमानस के भावों को, आकांक्षाओं को, उनकी संवेदनाओं को, उनके कष्ट को, पीड़ा को, दुख को अगर हमें जानना है तो जिस रचनाकार की ओर हमें ध्यान लगाना होगा वो प्रेमचंद है। वो कहते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर के होते हुए, शरद चंद्र के होते हुए, कन्हैया मुंशी जी के होते हुए, इकबाल के होते हुए, मेरा कहना है कि हमें प्रेमचंद की ओर देखना होगा, क्योंकि स्वाधीनता आंदोलन के दौर का जीवन जिस तरह से उनके साहित्य में मुखरित होता है वह किसी और के साहित्य में उस हद तक नहीं दिखाई देता। सबकी अपनी महानताएं हैं, लेकिन नामवर जी ऐसी टिप्पणी करते हैं। कितने ऐसे रचनाकार हैं जिनके साहित्य में 30 वर्ष का 40 वर्ष का सारा जीवन, द्विवेदी जी कहते हैं कि सब कुछ भारतीय जीवन का कुछ भी आपको देखना हो, पान के दुकान से लेके महलों तक, आपको अगर किसी साहित्यकार के पास जाना है तो वो प्रेमचंद है। जीवन से ऐसा संपर्क, ऐसा लगाव। समकालीन रचनाकारों को, बुद्धिजीवियों को समझना होगा कि यह जीवन जो है वह सोशल मीडिया से प्राप्त नहीं होता, यह जीवन जीवन से लगाव से प्राप्त होता। चीजों का वर्गीय चरित्र सोशल मीडिया से नहीं बदलता, चीजों का वर्गीय चरित्र बदला जा सकता है जब आप उस जीवन से गहराई से जुड़े। और इसी आधार पर आप जब उनके उपन्यासों को देखते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्रमिक विकास क्या है। आप प्रेमाश्रम और रंगभूमि को देखिए तो उसमें स्वाधीनता आंदोलन और किसान आंदोलन गहराई से दिखाता है, और जैसे ही आप कर्मभूमि की ओर बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि राजनीतिक चेतना प्रेमचंद की कितनी गहरी हो चली है। कर्मभूमि में वो समस्याएं दिखाई देती हैं जो समस्याएं आज के समय में भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बनी हुई हैं। कर्मभूमि में विभिन्न वर्गों और विभिन्न अस्मिताओं से जुड़े हुए लोग स्वाधीनता आंदोलन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए और भारतीय समाज की जो कुरूपताएं हैं उसे दिखाने के लिए एकजुट दिखाई देते। कर्मभूमि में अगर सकीना, समरकांत, अमरकांत या मुन्नी, ये सारे लोग जब उपन्यास के परवर्ती दौर में, परवर्ती हिस्से में एक मंच पर दिखाई देते हैं तो प्रेमचंद क्या दिखाना चाहते हैं? प्रेमचंद यही दिखाना चाहते हैं कि स्वाधीनता आंदोलन के दौर में सफलता हासिल तभी की जा सकती है जब सभी लोग एक साथ एक मंच पर एकत्रित। इसीलिए रामविलास जी ने कर्मभूमि को स्वाधीनता आंदोलन के प्रसार का उपन्यास कहा। और इस उपन्यास के बाद आप स्वराज की संबंधी जो दृष्टि है प्रेमचंद की, आप जब उसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि प्रेमचंद जिस स्वराज की परिकल्पना कर रहे थे वह स्वराज ऐसा नहीं था कि सिर्फ देश आजाद हो गया और स्वराज हो गए हम लोग, स्वराज मिल गया हम लोग। गजनवी जब कर्मभूमि में बात रखता है तो यह बताता है कि कुछ दिन बाद दुनिया में एक निजाम होगा, शासक और प्रजा का फर्क नहीं होगा, सबको सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। यह परिकल्पना थी प्रेमचंद। यह कोई सीमित परिकल्पना है क्या? प्रेमचंद
ऐसा स्वराज चाह रहे थे जिसमें हम सिर्फ देश आजाद ना हो, सिर्फ झंडा ना बदले, देश में आजादी हमको मिले और दुनिया भर में आजादी मिले। सिर्फ भारतीय मनुष्यों के लिए प्रेमचंद आजादी नहीं चाह रहे थे। जब वो कहते हैं कि दुनिया का निजाम एक होगा और शासक और जनता में कोई फर्क नहीं होगा, तो प्रेमचंद आज लिख रहे होते आज के समय में और हिंदुस्तान की आजादी मिल चुकी होती, तो प्रेमचंद उन जगहों के लिए लिख रहे होते जहां अभी भी पूंजीवादी, सामंतवादी या दूसरे तरह की चीजों से आक्रांत लोग सामना कर रहे हैं चीजों। तो प्रेमचंद इस गहराई के लेखक थे। स्वराज उनके लिए यह था कि चीजों को किस दिशा में ले जाना है, वह दिशा राजनीति को दिखाने के लिए वह स्वराज की परिकल्पना रखते हैं, जहां पे वो फौजों को नहीं देखते। उनकी परिकल्पना में ये था कि परवर्ती दौर में फौजें खत्म हो जाएंगी। उनकी परिकल्पना में ये था कि म्यूनिसिपैलिटी जो है वो अमीरों के बागान नहीं सजाएगी, म्यूनिसिपैलिटी जो है वो गरीबों के लिए काम करेगी। इस तरीके की परिकल्पना से वह स्वराज को समझने की कोशिश करते हैं। तो आप प्रेमाश्रम से रंगभूमि में जाइए, रंगभूमि से आप कर्मभूमि में जाइए, और जैसे ही कर्मभूमि से आप आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि प्रेमचंद ने नारेबाजी को तवज्जो देना बंद कर दिया, क्योंकि प्रेमचंद ये समझ गए थे कि नारेबाजियों में हमारे मूलभूत प्रश्न कई बार छूट जाते। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब दलित समुदाय के लिए अलग इलेक्टोरेट की मांग की थी, तो आप उससे सहमत हो असहमत हो अपनी जगह है कि उस वक्त की राजनीति में वो कितना उपयोगी था। मसला ये है कि उनकी चिंता क्या थी कि ऐसे बड़े नारेबाजियों के आगे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न छूटने नहीं चाहिए। इसीलिए जब प्रेमचंद कर्मभूमि से और आगे बढ़ते हैं, गोदान की ओर बढ़ते हैं, कफन की ओर बढ़ते हैं, तो कोई राजनीतिक वाद प्रतिवाद वहां पे नहीं दिखाई देता, लेकिन प्रेमचंद पहले से कहीं ज्यादा राजनीतिक हो चुके होते हैं, क्योंकि वो नारेबाजी को महत्व नहीं देते। वो ये कोशिश करते हैं कि आजादी के बाद जब देश के कर्णधार हमारी सत्ता संभालें तो उनका ध्यान अमीरों के बंगलों की ओर ना हो, बल्कि उन प्रश्नों की ओर हो जिसकी ओर कफन और गोदान में इशारा किया गया। 1936 में ही प्रेमचंद ये काम कर रहे थे, जब राजनीतिक चेतना इतनी प्रबलता पे थी, क्योंकि प्रेमचंद को यह डर था कि जब आजादी मिलेगी तो आजादी मिल तो जाएगी, लेकिन उनके लिए वो आजादी नहीं होगी जो कफन के चरित्र हैं या जो गोदान के चरित्र। यह है प्रेमचंद की महत्ता, जिसे समझने की जरूरत है। मैं बस 4 से 5 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि संयोजक ने मुझे कहा था कि 25 मिनट का समय आपके पास है। मुझे लगता है 25 मिनट में पहुंच चुका हूं। मैं बस 3-4 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। ऐसे ही आप उनके सौंदर्य चेतना को देखिए। सादगी का ऐसा सौंदर्य कहीं आपको दिखाई नहीं देगा। सादगी का सौंदर्य कहने से तात्पर्य यह है कि नामवर जी टिप्पणी करते हुए प्रेमचंद के साहित्य पर यह कहते हैं कि जब उनकी कहानियों की आलोचना वो करते हैं, तो वो कहते हैं कि जहां जहां अर्थ गांभीर्य है, मैं उस अर्थ गांभीर्य को उभार सकता हूं, मैं उसकी आलोचना नहीं कर सकता, क्योंकि आलोचना की गुंजाइश ही नहीं। प्रेमचंद की कहानियां अपनी आलोचना खुद करते हुए आगे बढ़ती। ये हिंदी के महान आलोचक, इतने श्रेष्ठ आलोचक की टिप्पणी है कि प्रेमचंद की आलोचना वो नहीं कर सकते, वो अपनी व्याख्या खुद करते हुए आगे बढ़ती। हमारे दौर के कितने रचनाकारों या आलोचकों के बारे में यह टिप्पणी की जा सकती है जो लगातार आलोचना की ओर मुंह देखते रहते हैं। महान साहित्यकार को आलोचना की जरूरत नहीं होती है। कबीर आज 500 वर्ष बाद भी प्रासंगिक हैं, तो इसलिए नहीं कि उन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी मिल गए। कबीर इसलिए प्रासंगिक है कि कबीर की आलोचना करके हजारी प्रसाद द्विवेदी महत्वपूर्ण हुए। रविन्द्रनाथ लोगों के हृदय में बसे हुए हैं, रविन्द्रनाथ को किसी की आलोचना की जरूरत नहीं है। वैसे ही प्रेमचंद को भी किसी आलोचना की जरूरत नहीं। वस्तुतः प्रेमचंद ने हिंदुस्तान में सौंदर्य से जो समझा जाता था, उस सौंदर्य शब्द के अर्थ को बदलने का काम किया। रीतिकालीन सौंदर्य बोध को बदलकर प्रेमचंद ने सौंदर्य की वह परिभाषा गढ़ी कि लोगों की, पाठकों की रुचियों में परिवर्तन दृष्टिगोचर हो। तो आज के दौर में प्रेमचंद से हम काफी कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज यह कि भारतीयता का क्या अर्थ लिया जाए, अपने इतिहास को कैसे देखा जाए, अपनी परंपरा को कैसे देखा जाए, कला का उद्देश्य क्या है, स्वराज का वास्तविक मतलब क्या है, पूंजीवाद और सामंतवाद का गठजोड़ कैसे हमेशा समाजों को नष्ट करता रहता है, और ऐसी ही ढेर सारी और बातें प्रेमचंद के साहित्य से हम सीख सकते हैं। साहित्यकार के बारे में उनकी एक वाक्य से मैं अपनी बात आज की खत्म करूंगा। प्रेमचंद लिखते हैं
कि हमारी कसौटी पर वही साहित्यकार खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो, जो हम में गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं, क्योंकि और सुलाना मृत्यु का लक्षण। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।